तो दोस्तों, हमारा 12th का चैप्टर 1 जो था उसका थियरी ख़त्म हो गया है। थियरी में हमने देखा जो हमारी बुक में, जो हमारे बोर्ड के सिलेबस में है। अब हम उसके जो इलिस्ट्रेशंस है वो देखेंगे, और जो इक्वेशंस थे मैं आपको रिमाइंड करूँगा। तो अभी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इलिस्ट्रेशन फर्स्ट से। ओके, so this is the example 1.1. Example 1. How can you charge a metal sphere positively without touching it? तो ये जो मेथड है इसे कहते हैं मेथड ऑफ इंडक्शन, जिसकी बात हमने की थी कि भाई हम कोई स्फीयर को विदाउट टचिंग कैसे हम उसको मतलब चार्ज कर सकते हैं, उस पर चार्ज रख सकते हैं। तो इसकी बात हमने की थी थियरी में। सो देर आर टू मेथड। वहाँ पर एक कॉन्टैक्ट वाली मेथड थी जहाँ पर ऑलरेडी चार्ज स्फीयर था उसको टच कराते थे, और एक सेकंड इंडक्शन वाली मेथड थी, मेथड ऑफ इंडक्शन। तो ये जो है वो डिस्कशन हमने थियरी में की थी। आई वुड लाइक टू शो यू वेयर, यहाँ पर जो पीडीएफ में आपको समझा रहा था वहाँ पर इंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में ये थियरी मैंने आपको पढ़ाई थी। सो यू फाइंड इन सेकंड और थर्ड वीडियो, उसमें आप ये मेथड देख पाएंगे। सो दिस इज़ फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ ओनली, यहाँ पर कोई कैलकुलेशंस नहीं है। सो इसको हम स्किप कर सकते हैं फॉर नाउ। चलो, एग्जाम्पल 1.2। ओके, तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि भाई इफ़ 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स मूव आउट ऑफ अ बॉडी टू अनदर बॉडी every second, how much time is required to get total charge of 1 coulomb on the other body? So it says 10⁹ electron move out of a body to another body every second. How much time is required to get total 1 coulomb on the other body? So as it says that we have a object here. This is some kind of object, metal object, और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है क्योंकि उसके अंदर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना नेगेटिव चार्ज होता है। सो वो बेसिकली न्यूट्रल होता है। पर अब होता क्या है कि उससे हम चार्ज निकाल रहे हैं। चार्ज निकाल रहे हैं मतलब 10⁻, कितना कहा, 9। 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड उसमें से रिमूव कर रहे हैं। तो ये जो बॉडी है उस पर 1 कूलम का चार्ज करने के लिए हमें कितना टाइम लगेगा। तो ये एग्जाम्पल ये बात को समझने के लिए है कि भाई 1 कूलम चार्ज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। 1 कूलम का चार्ज इनफ होता है। चार्ज जो होता है वो पिको कूलम, माइक्रो कूलम में हम प्रैक्टिकली ले सकते हैं। 1 कूलम इज़ वेरी लार्ज यूनिट। सो लेट जस्ट अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे हमारे मेटल से। तो हमारा चार्ज कितना निकला, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है उसका चार्ज ई जितना होता है। तो 10⁹ इलेक्ट्रॉन है, उसका चार्ज 10⁹ ई जितना चार्ज यहाँ से निकल गया। ओके, दैट मीन्स व्हाट, कि हमारी बॉडी पर प्लस 10⁹ जितना चार्ज ओपन हुआ, पॉजिटिव चार्ज ओपन हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब निकल जाते हैं तो इतना चार्ज हमारा ओपन होगा। ओके, तो एक सेकंड में हमारी बॉडी है उसका चार्ज 10⁹ ई जितना हुआ। ओके, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई 10⁹ ई जितना पॉजिटिव चार्ज जब हमारी बॉडी पर हुआ तो टाइम कितना लगा, तो आप बोलेंगे 1 सेकंड जितना टाइम लगा। ओके, तो टोटल 1 कूलम का हमें चार्ज करना है, तो उसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड होगा। सो दिस काइंड का रेशियो हम ले सकते हैं। तो ये कितना होगा, तो चार्ज हमारा टाइम यहाँ पर कितना होगा, तो टाइम रिक्वायर्ड टाइम टी इज इक्वल टू, दिस इज मल्टीप्लाइड टू 1 सेकंड बाय 10⁹ ई, 10⁹ ई। ओके, तो यहाँ पर हमें वैल्यू रखनी है। तो ई की वैल्यू तो आपको पता है, ई दैट इज़ द बेसिक चार्ज इन द नेचर, और द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, उसकी वैल्यू हम रखेंगे 10⁹ इंटू 1.6 इंटू
10⁻⁻90। ओके, बेसिक चार्ज आपको पता है। ये वैल्यू रखेंगे तो हमें ये मिल जाएगा 1/1.6। तो ऑनलाइन कैलकुलेटर, चलो तो यहाँ पर 1/1.6 की जो वैल्यू है वो है 0.625। सो 0.625, ओके, इंटू 9 माइनस 90, दैट इज -10। सो नॉमिनेटर में हम रख सकते हैं 10। इतना सेकंड हमें लगेगा। ओके, चलो अगर हमें आंसर जो है वो मंथ्स और ईयर में फाइंड करना है तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि भाई ओके ईयर्स में यहाँ पर फाइंड किया है। ओके, ईयर्स में हमें फाइंड करना है तो चलो ईयर्स में हम फाइंड करते हैं। तो ये जो है सेकंड्स लगेगा, सेकंड्स से अंदाज़ा कम मिलता है। तो करेंगे क्या हम, तो 0.625 इंटू 10⁻10, जो सेकंड है उसको मैं 3600 से डिवाइड करूंगा तो मुझे आवर मिलेगा। ओके, और उसको 24 से डिवाइड करूंगा तो मुझे डेज मिलेंगे। ओके, और उसको मैं 365 से डिवाइड करूंगा तो मुझे ईयर्स मिलेंगे। तो ऐसा अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो कितने ईयर लगेंगे वो आपको पता चल जाएगा। देन यू विल गेट नियरली 200 ईयर्स। ओके, वो एग्जैक्टली 200, 198 199 समथिंग मिलेंगे, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 200 ईयर। अब आप सोचिएगा कि ये जो है 200 ईयर मतलब कि 10⁻9 इलेक्ट्रॉन अगर निकलते हैं तो भी एक सेकंड में इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो भी 1 कूलम का चार्ज यहाँ पर प्रोड्यूस करने में, एक्यूमुलेट करने में हमें 2 सेंचुरी जितना नियरली टाइम लगेगा। दैट इज़ फार टू मच। ओके, तो ये समझने के लिए था फ्रेंड्स कि 1 कूलम का चार्ज जो है वो एकदम ज़्यादा है। आपको लास्ट में इतना जो है वो सॉल्व करना है। चलो यहाँ पर हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि भाई हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन कप ऑफ वाटर। तो एक कप ऑफ वाटर जो है उसमें कितना नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज। हम ये एग्जाम्पल देखें उसके पहले हमें कप ऑफ वाटर का एक वॉल्यूम का अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि भाई एक कप पानी लेंगे हम तो उसमें कितना पानी होगा। तो हमें यहाँ पर दिया गया है कि वो भाई 250 ग्राम्स लेना है। वो पानी कितना लेना है, 250 ग्राम्स। 250 ग्राम लेकर अगर हम चले तो कैलकुलेशंस कैसे होगी, तो समझो भाई कि यहाँ हमारा दिस इज द कप दैट वी आर गोइंग टू कंसिडर। उसमें हमारा जो वो पानी है वो 250 ग्राम है। 250 ग्राम वाटर दैट इज कंटेंट इन द कप। चलो तो अभी एक जो मॉलिक्यूल होता है पानी का उसके बारे में हम सोचें तो एक जो मॉलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर मास, तो पानी का मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास जो है वो 18 ग्राम है, आपको पता है। ओके, क्योंकि उसके अंदर जो होता है एटम वो ऑक्सीजन का एक एटम और 2 हाइड्रोजन के एटम। ओके, तो 16 ग्राम इसका और 1 ग्राम इसका, सो दैट इज 18 ग्राम। तो एक जो मॉलिक्यूल होता है उसका 18 ग्राम है। ओके, सॉरी एक 1 मोल जो होता है, सॉरी 1 मोल लेंगे आप तो वो जो होगा वो 18 ग्राम होगा। ओके, अब इस हिसाब से अगर हम सोचें तो 18 ग्राम यानी कि 1 जो मोल है उसमें एवोगैड्रो नंबर जितने मॉलिक्यूल्स हो गए, मतलब वाटर के जो मॉलिक्यूल्स है वो 6.022 इंटू 10⁻23। तो 18 ग्राम जो 1 मोल होता है उसमें इतने एवोगैड्रो नंबर जितने हमारे
मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो हम सोच सकते हैं कि भाई 250 ग्राम अगर टोटल होगा तो ये नंबर्स कितने हो गए, मॉलिक्यूल्स के नंबर कितने हो गए, ये मॉलिक्यूल कितने हो गए। तो यहाँ पर हम कैलकुलेशन करने जाए तो कुछ हमारा कैलकुलेशन इस तरह से होगा। मैं यहाँ पर लिखता हूँ नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज इक्वल टू, चलो यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन करें, 250 ग्राम जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 250 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 18 ग्राम। ओके, इस तरह से हमारे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो जाएंगे जो पानी के मॉलिक्यूल है उसका। चलो अब एक मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो अभी मैंने जब आपको बताया कि एक जो मॉलिक्यूल होता है उसमें हाइड्रोजन 2 होते हैं, ओके, और एक ऑक्सीजन होता है। चलो पहले प्रोटॉन की बात कर ले, पॉजिटिव चार्ज की, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना एग्जैक्टली नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसलिए यहाँ पर हम सोचे तो यहाँ पर हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है, यहाँ पर एक प्रोटॉन है, और जो ऑक्सीजन है उसमें 8 प्रोटॉन है। तो टोटल प्रोटॉन कितने हुए, 10। तो एक मॉलिक्यूल में टोटल 10 प्रोटॉन होते हैं। एक प्रोटॉन का चार्ज ई जितना होता है तो यहाँ पर हमारा टोटल चार्ज 10 ई जितना होगा। ओके, तो ये इतने पूरे मॉलिक्यूल हो गए, एक मॉलिक्यूल की बात, इतने पूरे मॉलिक्यूल हो गए तो हमारा टोटल जो चार्ज है वो कितना होगा, वो टोटल चार्ज फाइंड करना है। तो इनटू 10 ई की वैल्यू हम रख देंगे 1.6 इंटू 10⁻90। तो इसका जो आंसर आएगा वो हमारा टोटल पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जितना आएगा। ओके, तो ये भी एकदम इजी था, इसमें भी आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली ये क्या है। तो अगर हम वो फाइंड करने जाए तो 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम। कि अभी पहले के एग्जाम्पल में, इसके आगे जो एग्जाम्पल था उसमें हमने ये प्रूव किया था कि भाई 1 कूलम का जो चार्ज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और यहाँ पर हमने प्रूव किया कि अगर 1 कप ऑफ वाटर होगा तो उसमें 1.34 इंटू 10⁻7 कूलम इतना सारा चार्ज होगा। तो आप इसमें सोचिए कि भाई नेचर में कितना सारा चार्ज है, फिर भी 1 कूलम एक बड़ा यूनिट है, वो काफ़ी ज़्यादा चार्ज है। सो दैट इज़ to example for the understanding purpose what is charge and how the quantity means to us. So practically हम small charge लेते हैं। अब यहाँ पर है एग्जाम्पल 1.4। तो यहाँ पर लिखा गया है कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between 2 point charges and Newton's law for gravitational force between 2 stationary point masses both have inverse square dependence on the distance between the charge and masses। तो ये जो कूलम्स लॉ है और ग्रेविटेशनल लॉ, बोथ लॉ में वो इनवर्स स्क्वायर लॉ, मतलब दोनों जो लॉ उसमें एफ इज प्रपोजनल टू 1/r² आता है। ओके, तो वो बात यहाँ पर कही गई है। Compare the strength of these forces by determining the ratio of their magnitude. For an electron and proton and for 2 proton, then estimate the acceleration of electron and proton due to electric force of their mutual attraction when they are 1 angstrom apart। तो ये जो कैलकुलेशंस है हम यहाँ पर करने नहीं जाएंगे, पर मैं आपको समझा दूँ क्या कहते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है कि भाई जो नेचर है उसमें ग्रेविटेशनल जो फोर्स है, मैं उसको लिखूँगा Fg, वो काफ़ी वीक है, और जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है वो उससे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दोनों का कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करना है कि जब हमें एक इलेक्ट्रॉन दिया गया हो और प्रोटॉन दिया गया हो, वो पेयर के लिए ये कंपैरिजन करना है। सिमिलरली 2 प्रोटॉन जब हमें दिए गए हो
तब ये हमें कंपैरिजन करना है। तो दोनों केस में हमें ये कंपैरिजन करना है। बेसिकली यहाँ पर हम करेंगे क्या, तो एफ जी जो है उसका इक्वेशन आपको पता है, जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर। सिमिलरली हमारा जो इक्वेशन है वो है के Q1 Q2 दो स्टेशनरी मास है बाय आर स्क्वायर। ओके, तो दोनों का रेशियो लेना है। चलो हम ये रेशियो लेते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं एफ ई डिवाइडेड बाय एफ जी। ओके, यहाँ पर हम दोनों का रेशियो लेते हैं, तो सामने में सिंपल वैल्यू लिख देता हूँ, आपको ये रेशियो में तो पता चल जाएगा। पहले एफ ई की वैल्यू लेता हूँ, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ओके, और यहाँ पर ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो रखता हूँ, तो जी m1 m2 बाय आर स्क्वायर, दैट्स वाई दैट इज ऑन नॉमिनेटर। आर स्क्वायर यहाँ से निकल जाएगा। अब जो वैल्यू है वो हमें रखनी है। अब करना क्या है कि पहले हम जो पेयर लेंगे वो है इलेक्ट्रॉन की एक, और यहाँ पर प्रोटॉन की, उसकी पेयर हमें दी गई है। ओके, तो यहाँ पर हमें दिया गया है क्या, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्सेस बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन एंड फॉर टू प्रोटॉन्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के लिए हमें वैल्यू लिखनी है, तो यहाँ पर दोनों का चार्ज ई लिखेंगे तो टोटल हो जाएगा ई स्क्वायर। ओके, बाय जी m1 मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मास एक ले लेते हैं me, और m2 की जगह हम प्रोटॉन का मास ले लेते हैं mp। यहाँ पर आपको वैल्यू सिर्फ रखनी है एंड यू विल गेट द आंसर। k की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻⁹, e जो है इसकी वैल्यू पता है 1.6 × 10⁻90, g की वैल्यू पता है 6.67 × 10⁻11। इलेक्ट्रॉन का मास और प्रोटॉन का मास आपको दिया जाएगा, बट इन केस यहाँ पर हमें वो दिया गया है, तो वो आप मास रखेंगे। ओके, सेकेंडली जब हमारी पेयर प्रोटॉन के लिए होगी, सेम कैलकुलेशन आपको कैरी करना है। प्रोटॉन के लिए जब कैलकुलेशन करेंगे तो प्रोटॉन का एक चार्ज ई है और यहाँ पर दूसरा चार्ज उसके जितना ई है, तो अगेन यहाँ पर ई स्क्वायर ही आएगा, और नीचे जो मास होगा वो दोनों प्रोटॉन का मतलब एम पी। तो ये जो आप रेशियो लेने जाएंगे तो आपको आंसर मिलेगा फॉर द प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पेयर इट इज़ 2.4 × 10⁻39। तो ये हमें बताता है कि जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है एफ ई दैट इज 10⁻39 टाइम्स ग्रेटर। कितना ज़्यादा है, 10⁻39 दैट इज बिग नंबर। सो इलेक्ट्रिकल फोर्स इज 10⁻39 टाइम्स ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली अगर दोनों प्रोटॉन के लिए ले ले तो आंसर मिलता है 10⁻36। ओके, अब उसमें वैल्यू ही लिखनी है आपको, ये 4π एप्सिलॉन वाली लिखनी नहीं है। ओके, आपको सिंपल के वाली वैल्यू लिखनी है, दैट विल मेक योर कैलकुलेशंस इजी। ओके, तो ये जो फोर्स है उसकी बात की हमने। तो ये जो एग्जाम्पल था इसको अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पज ओनली, आपको पता चले इस। तो आप इसको प्रिपेयर नहीं करेंगे तो बिल्कुल चलेगा। चलो, तो ये अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको आप नोटबुक में राइट करो, ये एक्सपेक्ट नहीं करता मैं। अब नेक्स्ट जो एग्जांपल है ये एग्जांपल वाला, ओके, ये भी अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए है। चलो, तो अ चार्ज मेटालिक स्फीयर इज सस्पेंडेड बाय अ नायलॉन थ्रेड। चलो, यहाँ पर हमें जो दिया जाता है वो मैं यहाँ पर इल्युस्ट्रेट करता जाता हूँ कि यहाँ पर नायलॉन थ्रेड से एक हमारा स्फीयर है उसको सस्पेंड किया गया है। ओके, सो मेटालिक स्फीयर ए, तो ये हमारा जो स्फीयर है वो है ए, तो इसको हमने यहाँ पर सस्पेंड किया है। ओके, अनदर चार्ज मेटालिक स्फीयर बी हेल्ड बाय an insulating handle is brought
close to A such that the distance between their centers is 10 centimeter as shown in figure। तो यहाँ पर फिगर में हमें जैसे बताया गया उस तरह से एक सेकंड जो मेटालिक स्फीयर है वो हम इसके नज़दीक लाते हैं कुछ इस तरह से कि दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस हमारा है वो 10 सेंटीमीटर रहे। ओके, सो दिस इज द स्फीयर बी। The resulting repulsion of A is noted, for example, by shining a beam of light and measuring the deflection of shadow on the screen. Sphere A and B are touched by uncharged sphere C and D respectively. Okay, तो यहाँ पर हमें जो कहा गया वो चार्ज मेटालिक स्फीयर A is suspended by, तो ये जो A है उस पर चार्ज Q हम समझ ले, and another charged metallic sphere B is held by insulating angle close to A such that distance 10 centimeter। सें 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। ओके, सॉरी, ओके, कुछ इस तरह से। देन रिजल्टिंग रिपल्शन ऑफ ए इज नोटेड, तो रिपल्शन कितना हुआ वो हमने नोट किया। फिर स्फीयर ए एंड बी आर टच्ड बाय अनचार्ज स्फीयर सी एंड डी रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। सी एंड डी आर देन रिमूव्ड and B is brought closer to A to distance 5 centimeter between their centers as shown in figure. What is expected repulsion of A on the basis of Coulomb's law? Sphere A and C and sphere B and D identical size. Ignore the sizes A and B in comparison to the separation between their centers. Okay, तो ये जो बात हमें यहाँ पर कही गई है वो यहाँ पर हमें फिगर से भी समझाएगी भी कैसे हम ये करेंगे। ओके, तो मैं आपको समझाता हूँ कि भाई एग्जाम्पल के तौर पर समझ ले कि इनिशियली ये इस पर चार्ज Q है और इस पर भी चार्ज Q है। एग्जाम्पल समझ ले, दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। ओके, अब यहाँ पर जो इनिशियल फोर्स है वो हम देखने जाए तो F इज इक्वल टू के Q स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, इतना हमारा फोर्स है। ये सिंपल आप समझ ले, कोई वैल्यू हम रखने नहीं जाएंगे, आर की वैल्यू भी हम नहीं लिखेंगे। अब क्या करते हैं कि हम आइडेंटिकल दो और स्फीयर जो है, एक स्फीयर है C और एक स्फीयर है D, वो हम यहाँ पर टच कराएंगे। तो C जो है वो टच कराएंगे A के साथ और D को कॉन्टैक्ट में लाएंगे B के साथ। तो ऐसा करने पर ये जो A का चार्ज है दोनों में हाफ हाफ डिवाइड होगा, मतलब कि A का चार्ज अब जो Q है उसकी जगह बन जाएगा Q/2, क्योंकि हाफ चार्ज जो है वो C में आएगा। ओके, इस तरह से B का जो चार्ज है वो बन जाएगा Q/2 और हाफ चार्ज जो है वो D में आएगा। देन हमने किया क्या कि यहाँ पर जो दोनों स्फीयर थे उसको हमने रिमूव कर दिया, ये D वाला और ये C वाला। ओके, फिर हमने ये B को और नज़दीक लाए, कितना 5 सेंटीमीटर। ओके, तो पहले वो डिस्टेंस था 10, उसकी जगह हम कितना नज़दीक लाए 5 सेंटीमीटर। तो समझो कि ये जो चार्ज स्फीयर है उसको हम नज़दीक लाते हैं। ओके, इस तरह से तो हमारा जो डिस्टेंस है वो बन जाएगा 10 की जगह 5 सेंटीमीटर। ओके, मतलब पहले का डिस्टेंस अगर 10 सेंटीमीटर को हम r लेते हैं तो अभी डिस्टेंस उसका हाफ हो गया r/2। ओके, अब ये पूरी वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं, तो जो न्यू फोर्स है F डैश इज इक्वल टू के, दोनों पर जो चार्ज है Q/2 हैंस यहाँ पर हम लिखेंगे Q/2 स्क्वायर्ड बाय डिस्टेंस जो है वो भी हाफ हमने कर दिया, तो यहाँ पर लिखेंगे हम R/2 स्क्वायर्ड। ओके, दिस इज R। सो ये हो जाएगा K Q स्क्वायर, ओके, बाय ये 2 जो है उसका स्क्वायर मतलब कि 4, यहाँ पर R/2 स्क्वायर है वो बन जाएगा R स्क्वायर बाय 4। 4 गेट्स कैंसल, तो KQ स्क्वायर बाय R स्क्वायर, तो जो इनिशियल फोर्स था उतना ही फोर्स हमारा हुआ। तो आंसर हमारा है कि फोर्स चेंज नहीं होगा।
चलो तो यहाँ पर काफ़ी कैलकुलेशन उन लोगों ने कर दिया, पर सिंपल सी बात थी, तो यहाँ पर हम समझ लेते कि फाइनल फोर्स जो है वो इनिशियल फोर्स जितना रहेगा। तो ये जो एग्जाम्पल था वो ये समझने के लिए था कि भाई अगर आइडेंटिकल स्फीयर को हम कांटेक्ट में लाएंगे तो जो टोटल चार्ज है वो हाफ होगा। मतलब जैसे एक एक कांटेक्ट में हम लाए थे स्फीयर सी, तो दोनों का जो चार्ज था वो हाफ हुआ, मतलब टोटल चार्ज क्यू था तो वो हाफ हुआ। सो दिस काइंड ऑफ डिस्कशन has been done during the theory, so that would be easy for you to understand, I hope so। चलो देन आता है एग्जाम्पल 1.6। आई थिंक ये एग्जाम्पल हमने देखा था। कंसिडर थ्री चार्जेस Q1 Q2 Q3 each equal to Q at the vertices of equilateral triangle of side L। what is the force on charge Q with the same sign, मतलब पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव, placed at the centroid of the triangle as shown in figure। तो व्हाट इज द फोर्स, तो यहाँ पर फोर्स जीरो होगा, मैंने आपको बताया था। ये कैलकुलेशंस मैंने आपको ड्यूरिंग थियरी बताया था कि भाई कोई स्क्वायर होगा, कोई इक्विलेटर ट्रायंगल होगा, कोई सिमेट्रिकल शेप होगा, और उसके वर्टाइसिस पर अगर आप चार्ज रखेंगे, यहाँ पर जो चार्ज है वो Q1, यहाँ पर जो चार्ज है वो Q1 वो Q जितना है उसकी वैल्यू, यहाँ पर जो चार्ज है समझ लो Q2 वो भी Q जितना है, और यहाँ पर जो चार्ज है वो है Q3 उसकी वैल्यू भी Q जितनी है, और सेंट्रोइड पर हमने चार्ज रखा है Q। तो यहाँ पर होगा क्या बेसिकली कि ये सेंट्रोइड है, मतलब सेंटर से वर्टाइसिस का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। तो ये जो Q1 चार्ज है वो यहाँ पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, मैं ज़रा इसको इस तरह से डिनोट कर, इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, राइट। तो ये जो फोर्स है दैट इज ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज, दैट इज ऑन चार्ज Q ड्यू टू चार्ज Q1। सिमिलरली ये जो Q2 है वो फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ओके। तो ये दोनों जो फोर्स है वो सेम रहेंगे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस वगैरह जो है वो सेम है, Q उसकी वैल्यू भी सेम है। सिमिलरली ये जो Q3 है वो भी यहाँ पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ओके। तो यहाँ पर हमारे जो फोर्स हुए F1 पहले का फोर्स, F2 जो Q2 के ड्यू टू लगा था वो फोर्स, और Q3, वो तीनों की वैल्यू जो है वो सेम है, ओके। और सेम वैल्यू है, और मैं यहाँ पर वेक्टर एडिशन करने जाऊँ तो जो फिगर होगी वो क्लोज बनेगी। वो वेरी सिंपल, मैंने आपको बताया था कि चलो मैं यहाँ पर ले लूँ, ये जो F1 है वो वेक्टर यहाँ पर मैं ट्रायंगल मेथड से वेक्टर एडिशन करूँगा। चलो तो ये जो फोर्स है वो है हमारा F1 फोर्स, ओके। ये फोर्स जो है वो हमारा है F1 फोर्स। बाद में ये जो F2 है दोनों के बीच में एंगल रहेगा 120 डिग्री। तो ये जो F1 की डायरेक्शन है उसको रिस्पेक्ट बना के मैं यहाँ पर दूसरा वेक्टर ड्रॉ करूँगा, दैट इज वेक्टर F2। चलो तो ये वेक्टर F2 हो गया हमारा, ओके। तो यहाँ पर जो दोनों के डायरेक्शन, यहाँ पर F2 की डायरेक्शन है, ओके, और यहाँ पर F1 की डायरेक्शन है, दोनों के बीच में जो एंगल बन गया वो 120 डिग्री का बन गया। सिमिलरली F2 और F3 के बीच में भी 120 डिग्री का एंगल है, तो इसकी डायरेक्शन से 120 डिग्री का मैं थर्ड वेक्टर ड्रॉ कर दूँ तो जो फिगर है वो क्लोज बन जाएंगी। F3 वेक्टर था, फिगर क्लोज बन गई, यानी कि टोटल फोर्स जीरो बन गया। तो ये सब कैलकुलेशन है, इसकी जगह मैंने जो बताया उस तरह से करोगे आप तो इजी रहेगा। तो ये जो डिस्कशन थी वो भी मैंने आपको बताई थी। दिस इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, एंड सेम काइंड ऑफ एग्जांपल वाज गिवन इन ग्रेविटेशन चैप्टर इन 11। तो ग्रेविटी जो चैप्टर था वहाँ पर यहाँ पर हमने मास रखा था m, और यहाँ पर कैपिटल M मास था, उस पर टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स हमने 0 इंडिकेट किया था। देन कैन बी अंडरस्टूड यूजिंग 3, यहाँ पर 3 मेथड से कैलकुलेशन कर सकते हैं, बट ये वाली जो मेथड है वो ईजी है। चलो तो ये तो हमने ड्यूरिंग थियरी समझ लिया था। अब ये जो है वो समझते हैं एग्जाम्पल 1.7। तो यहाँ पर कंसीडर करें आप,
consider the charges q, q and minus q placed at the vertices of equilateral triangle as shown in figure 1.10. What is the force on each charge? तो यहाँ पर हमें जो फिगर दी गई उसमें देखिए कि यहाँ पर Q1 चार्ज की दर ओके, यहाँ पर Q1 चार्ज है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव Q जितनी है। ओके, यहाँ पर Q2 चार्ज है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव Q जितनी है, और यहाँ पर Q3 जो चार्ज है उसकी वैल्यू माइनस Q जितनी है। तो यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना है? एज शोन इन फिगर, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, हर चार्ज पर, ईच चार्ज पर कितना फोर्स होगा। सिंस दिस इज द इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमारी हर साइड सेम होगी, तो चलो देखते हैं यहाँ पर कि कैसे कैलकुलेशन हम करते हैं। तो फॉर दैट मैं ये जो फिगर है वो ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा था उसकी हर जो साइड है वो सेम है। ओके तो अभी यहाँ पर हम चार्जेस इंडिकेट करते हैं। ये जो चार्ज है वो Q1 है, उसकी वैल्यू Q जितनी है। ये जो चार्ज हमारा Q2 बताया था उसकी वैल्यू भी Q जितनी है, और ये जो Q3 था उसकी वैल्यू माइनस Q जितनी है। हमारी साइड जो होगी वो L होगी। ओके, हर साइड L जितनी। चलो तो यहाँ पर पहले Q1 पर कितना फोर्स लगेगा वो फाइंड करते हैं। तो Q1 पर दो फोर्स लगेगी। Q1 पर Q2 जो है वो फोर्स लगाएगा और Q3 जो है वो भी फोर्स लगाएगा। कौन से डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे चलो देखते हैं। तो पहले हम लिख देते हैं कि भाई F1 यानी कि फोर्स ऑन चार्ज Q1 पर कितना फोर्स लगता है। तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q2, इस तरह से हम लिखते थे, मैंने आपको समझाया था इस तरह से। प्लस दूसरा जो फोर्स होगा वो फोर्स F ऑन चार्ज Q1 ड्यू टू चार्ज Q3। तो दोनों जो चार्जेस है वो कितना फोर्स लगाएंगे वो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। फॉर दैट अंडरस्टैंड, ये Q2 है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारे Q1 पर वो इस तरह रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। दिस इज द रिपल्सिव फोर्स, दिस इज द रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू चार्ज Q2। ओके, ये Q3 जो है वो माइनस नेगेटिव है, तो वो इस पर एट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा, अपनी तरह इसको खींचेगा, तो वो फोर्स इस तरफ होगा। ओके, तो ये जो दोनों फोर्स है उसके बीच का एंगल कितना है। तो देखिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये यहाँ का जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा। ओके, अब टोटल जो एंगल 180 डिग्री होता है उसमें से 60 डिग्री आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इसका दोनों फोर्स के बीच में हमारा एंगल कितना मिल गया, 120 डिग्री। ओके, अब ये जो दोनों फोर्स है इसका नाम था फोर्स F12, क्योंकि 1 पर चार्ज Q1 पर फोर्स लगा था ड्यू टू चार्ज Q2। सिमिलरली ये जो फोर्स है उसको हम बोलेंगे 1F3। अब दोनों की वैल्यू तो सेम होगी, Q सेम होगी, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड कितना है QQ और डिस्टेंस L। सिमिलरली यहाँ पर भी मैग्नीट्यूड कितना है QQ और डिस्टेंस कितना है L। तो ये दोनों जो फोर्स है उसको मैं इजीली F से इंडिकेट कर देता हूँ, तो अंडरस्टैंडिंग थोड़ी इजी हो जाएगी। अब टोटल फोर्स कितना होगा, रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा वो फाइंड करना है। तो आपको 11th में जो हमारा इक्वेशन था, रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, ए वेक्टर होगा तो ए स्क्वायर प्लस हमारा लो ऑफ पैरेललोग्राम था आपको पता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। इक्वेशन आपको लो ऑफ पैरेललोग्राम जो था हमारा 11th में वो पता है। इस तरह से यहाँ पर हम देखें तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स जो है F1 मतलब कि चार्ज Q1 पर जो फोर्स है वो ए स्क्वायर, मतलब एक वेक्टर लेना है, एक वेक्टर हम लेंगे F ए वाला। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे F स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब दूसरा जो वेक्टर है वो भी F है, तो लिखेंगे F स्क्वायर प्लस 2ab की जगह F लिखेंगे तो अगेन F स्क्वायर कॉस
जो थीटा है उसकी जगह एंगल, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल दैट इज 120 डिग्री, तो वो लिखेंगे 120 डिग्री। ओके, अब इसका सॉल्यूशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि भाई कितना फोर्स है इसके। तो यहाँ पर हम चलो कैलकुलेशन करके देख लेते हैं। एफ स्क्वायर मतलब कि 2f², ओके, प्लस 2f²। अब ये cos 120 डिग्री है, उसकी वैल्यू हमें लिखनी है। तो cos 60 की जो वैल्यू होगी उसकी ऑपोजिट साइन होगी cos 120 में। तो cos 60 जो होता है वो होता है हाफ रूट, हाफ √3/2, ओके। उसके ऑपोजिट की हाफ, पहले 0.5, इसकी वैल्यू होगी -हाफ, ओके। तो अब ये जो कैलकुलेशंस है उसको हम यहाँ पर 2f², तो मतलब उसको कॉमन ले लेते हैं। तो होगा 1 - हाफ, ओके। तो 2f², ये पोर्शन में एक्चुअली नॉर्मली कैलकुलेट कर रहा हूँ, आप इसको स्किप करके अपने तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस स्टेप्स आर नॉट रिक्वायर्ड। 1 - हाफ दैट इज हाफ, ओके। हाफ यहाँ से निकल जाएगा, f² का स्क्वायर रूट है तो आंसर हो जाएगा f यानी कि कितना, f यानी कि k। एक चार्ज q था, दूसरा भी q था, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, q² बाय l²। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, तो वो था l²। तो k की जगह हम 1/4πε0 भी लिख सकते हैं। तो ये जो फोर्स था वो हमारे यहाँ पर Q1 पर मिला, ओके। सो वन थिंग दैट कैन बी बोथरिंग टू यू इज cos 120 की वैल्यू। तो मैथ्स वाले स्टूडेंट जो होगे उसको तो पता चल जाएगा। तो cos 120 जो है उसको हम लिख सकते हैं cos 180 - 60, ओके। तो वो जो होगा वो -sin 30 हो जाएगा, सॉरी माइनस, वो इक्वेशन नहीं यूज़ करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख के भी था आपको कि भाई उसकी जगह हम cos 90 वाला इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो 90 + 30, ओके। तो 90 + 30 करेंगे तो ये हो जाएगा -sin 30, ओके। तो cos 120 की जगह 90 + 30 लिखेंगे तो sin 30 हो जाएगा, दैट इज -हाफ। तो ये ऑपोजिट साइन आएगी, मैंने आपको बताया उस तरह से। चलो, तो यहाँ पर 1 - हाफ हो जाएगा, ओके। अब दूसरी बात, हमें ये चार्ज जो है उस पर फोर्स फाइंड करना है, तो उसका आंसर भी सेम आएगा। क्यों सेम आएगा मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि ये जो चार्ज हमारा Q2 है, ओके, उस पर ये जो Q1 चार्ज है वो रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा। ये Q1 जो है हमारे Q2 पर रिपल्सिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, ओके। और ये जो Q3 है वो एट्रैक्टिव फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा, ओके। तो अगेन इसका दोनों के बीच में एंगल 120 हो जाएगा। तो सेम कैलकुलेशन आपको कैरी करना है, सेम कैलकुलेशन कैरी करेंगे तो यहाँ पर भी हमारा फोर्स F जितना हो जाएगा। तो यहाँ पर फोर्स F था, यहाँ पर फोर्स F है, दैट कैन बी अंडरस्टूड इजीली। पर यहाँ पर जो हमें कैलकुलेशंस करना है दैट विल रिक्वायर सम स्किल। चलो, तो ये जो -Q है, यानी Q3 जो चार्ज है उस पर कितना फोर्स लगेगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो Q1 चार्ज है वो Q3 पर एट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, ओके। ये फोर्स Q1 ने लगाया। Q2 जो है वो भी एट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव की पेयर है तो एट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। दोनों जो फोर्स है उसका जो नेम है हम लिख सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज 3/1। दिस इज द फोर्स ऑन चार्ज 3/2। दोनों की वैल्यू भी सेम होगी, ओके। अगेन वो भी फोर्स हमारा F जितना होगा।
मतलब कि यहाँ पर जो चार्ज है वो Q है, यहाँ पर भी उसका मैग्नीट्यूड Q है, दोनों के बीच में डिस्टेंस L है। सिमिलरली सेम यहाँ पर है। तो अब यहाँ पर एंगल बन गया 60 डिग्री। ओके, तो अब इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? तो कैलकुलेशन जैसे मैंने यहाँ पर बताया, सेम कैलकुलेशन यहाँ पर हम करेंगे कि भाई रिजल्टेंट फोर्स, चलो कितना है, एफ डैश हम लेते हैं, तो उसका कैलकुलेशन हम करने जाए तो एक फोर्स था एफ स्क्वायर, दूसरा फोर्स था एफ स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा की जगह हम लिखेंगे 2ff, दैट इज 2f स्क्वायर, कॉस थीटा की जगह हम लिखेंगे कॉस, दोनों के बीच में एंगल कितना था, 60 डिग्री। ओके, तो अभी होगा क्या, तो मैं वो बीच के जो स्टेप थे वो मैं एक्चुअली स्किप कर देता हूँ। तो ये हो जाएगा 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर। ओके, यहाँ पर हमारा है cos 60 यानी कि हाफ, 2 होगा जाएगा कैंसल, तो 2f स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर दैट इज 3f स्क्वायर। तो हमारा आंसर हो जाएगा √3f। तो नेगेटिव जो चार्ज था उस पर फोर्स लगेगा √3f। ओके, बाकी ये दोनों पर हमारे फोर्स लगेंगे f। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें दिया गया है ये कैलकुलेशंस। तो F3 पर फोर्स, मतलब थर्ड जो चार्ज था उस पर फोर्स लगेगा √3f। और फिर ओके, चलो यहाँ पर ये बताया गया है और उसमें ये नीचे लिखा है, इट इज इंटरेस्टिंग टू सी दैट द सम ऑफ द फोर्सेस ऑफ थ्री चार्जेस इज जीरो इफ F1 F2 F3 का अगर हम जो है वो एडिशन करेंगे, टोटल फोर्स लेंगे तो जीरो होगा। The result is not at all surprising. It follows straight from the fact that Coulomb's law is consistent with Newton's third law. The proof of is left to you as an exercise. So आपको ये पता करना है कि अगर ये तीनों जो फोर्स है उसका एडिशन करेंगे तो टोटल आंसर हमारा जीरो कैसे होगा। ओके, सो इट इज लेफ्ट टू यू टू अंडरस्टैंड। ये तीनों जो फोर्स थे, इसका टोटल फोर्स F1, इसका टोटल फोर्स F2, इसका F3, उसका एडिशन आपको करना है। तो एडिशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, यहाँ पर लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ पर आपको ये जो दोनों फोर्स थे उसको लेकर आपको यहाँ पर एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये जो रिजल्टेंट फोर्स था ये इस डायरेक्शन में रहेगा हमारा। ओके, सिमिलरली यहाँ पर आप पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स था वो इस डायरेक्शन में रहेगा, और यहाँ पर पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे तो हमारा जो रिजल्टेंट फोर्स था वो इस डायरेक्शन में रहेगा। ओके, तो अभी ये तीनों जो फाइनल फोर्सेस है F1, दिस वन इज F2, F3, उसका एडिशन करोगे तो जो आंसर था वो यहाँ पर जो हमें बताया गया है उसके प्रीवियस एग्जाम्पल में इसके जैसा लगेगा। देख सकते हैं आप, एक फोर्स नीचे की तरफ, एक फोर्स इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ, दोनों के बीच में 120 डिग्री का, हर फोर्स के बीच में 120 डिग्री का एंगल बनेगा, हैंस टोटल फोर्स जीरो होगा। सो ट्राई इट योरसेल्फ। आगे की बात नेक्स्ट वीडियो में